हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स कवर करते हैं। अक्टूबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक से ये हमने कुछ करंट अफेयर्स आपके लिए यहाँ पर बनाए। एंड दोस्तों, सितंबर पूरा थ्रू आउट सितंबर हमने आपको करंट अफेयर्स नहीं प्रोवाइड किए, तो हम आने वाले हफ्तों में ट्राई कर रहे हैं कि हम सितंबर 2020 है उसके भी करंट अफेयर्स साथ साथ हर हफ्ते एक एक दो टॉपिक कंपाइल करके यहाँ पर टॉपिक्स में एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर करके आपके साथ यहाँ पे शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज के कुछ टॉपिक हैं। जैसे G20 की कंट्रीज़ ने कहा है कि वो बाकी कंट्रीज़ के से जो उधार वापस लेना है उस पर थोड़ा फ्रीज लगा रही हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप पे नहीं कर पा रहे, कोविड-19 चल रहा है। देन नेचुरल गैस हमारे देश में हमेशा ही एक चिंता का मुद्दा रहता है, कैसे प्राइसिंग की जाए। उसके लिए जो नई फील्ड्स एट्सेट्रा के लिए बिडिंग प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। एंड देन एनर्जी मॉडलिंग, जो को कैसे एनर्जी हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। जो हमारी पावर मार्केट है उसको हमने उसमें ग्रीन एनर्जी को कैसे हम बेटर तरह से एक्सचेंज करें, उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म बना लिया। एंड देन इंश्योरेंस में भी अब इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। पहली बार नहीं ऐसी बात हो रही है, पहले भी हो चुकी है। ठीक है, पहले प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट भी करते थे, मार्केट से हटा दिए गए थे, उसको वापस लाने की बात हो रही है। कौन से इंडेक्स से उसको जोड़ा जाएगा, बात सुन लेते हैं। ठीक है, एंड देन एक नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल, क्योंकि हमारा देश लॉजिस्टिक्स में चाहता है अच्छा रैंक लेकर आना, ताकि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा ग्रो करें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला G20 इन डेट फ्रीज। G20 हमने एक्सटेंसिवली कवर किया था थ्रू आउट लास्ट ईयर, और G20 पर एक थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा सिंपलर क्वेश्चन आया, लेकिन हाँ, एग्जाम प्रेशर में उसको सही अटेम्प्ट करना अगेन टास्क रहता है। लेकिन G20 हमने बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे प्रिपेयर किया हुआ था, हो जाना चाहिए था। ओके, तो उसके आगे एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जो G20 जो मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक एक्शन प्लान इनिशिएटिव शुरू किया कि जो कंट्रीज़ अभी कोविड-19 के चलते नहीं पे कर पा रही अपना उधार, उनको थोड़ा मॉरेटोरियम, थोड़ा रिलैक्सेशन दी गई है कि आप मत पे कीजिए कुछ समय तक। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ताकि थोड़ी जो ग्लोबल इकॉनमी में थोड़ी स्टेबिलिटी बनी रहे, थोड़ा फाइनेंशियल सिस्टम रेजिलिएंट रहे, कोलैप्स ना कर जाए। क्योंकि अगर जिसने उधार दिया हुआ है तो वो उधार वापस मांगना शुरू कर देगा। तो अभी कंट्रीज़ के पास कैपेसिटी नहीं है, कंट्रीज़ ने हेल्थ सिस्टम पे बहुत खर्चा किया हुआ है, तो उसके कारण बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया है डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव, जिसको इनिशिएटिव भी कहा जाता है, इनिशिएटिव ऑफ G20। ठीक है, तो इसको देन इसी में वही है कि कंट्रीज़ को रिक्वेस्ट करना है कि उनके उधार को सस्पेंड कर दिया जाए। एंड G20 के जो मेंबर्स हैं आपस में वो डिसाइड कर लेंगे या फिर जो बायलेटरली डिसाइड कर लेंगे कि उनको उधार सस्पेंड करना है कि नहीं करना। ठीक है, एंड देन अदरवाइज बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड बैंक की एजेंसी है, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, तो एजेंसी रादर, तो वो उसमें भी अगर हम बात करें तो ये इसने भी ऐसा कहा है कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि हाई स्ट्रेस में हैं अभी चलते, जो कोविड-19 के चलते। लेकिन यहाँ पर हमें बात जाननी ज़रूरी क्या है कि ये बायलेटरली डिसाइड किया जाएगा। जो भी G20 का मेंबर है वो बायलेटरली डिसाइड करेगा कि उसको आगे एक्सटेंड करनी है फैसिलिटी या नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि IMF भी क्लोजली काम कर रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल एक जो ऐसा डिसऑर्डर ऐसा एक आ गया है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में, पेंडेमिक के चलते बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है। एंड उसके बाद इसके जो कैसे कौन से एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन सी यहाँ पर है कि पहले एक फॉर्मल रिक्वेस्ट देनी होगी, उसके बाद एक IMF की एक मैनेजमेंट की एक टीम है जो वो भी आपको बताएगी कि कितना इमरजेंसी फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा से आप ऑलरेडी बोरो कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप क्या इस जो G20 के पूरे प्लान के लिए एलिजिबल बनते हैं नहीं बनते। एंड देन यहाँ पर जैसे और बातें भी लिखी गई हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे लोन्स में होता है, ये मीन्स में एक बार क्वेश्चन भी आया था कि अगर आपने ऑलरेडी कहीं पे कुछ रिलीफ ले रहे हैं तो रिलीफ लेते हुए आप जो और एक्स्ट्रा बोरोइंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशंस लगा दी जाती हैं कि आप ऑलरेडी हमारा उधार तो पूरा नहीं चुका रहे, आप किसी और से उधार क्यों लेने जा रहे हो। तो इसीलिए नॉन कंसेशनल डेट, जो किसी में जो ऐसा कोई डेट जिसमें आपको वापस उधार चुकाना पड़ेगा, वो उधार लेने पे मनाही हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली कंट्रीज़ को प्लान करना होता है कि हम जो इस उधार को जो कि इस फैसिलिटी को उठाएं कि ना उठाएं। एंड देन दोस्तों, बहुत सारी अपनी पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के बारे में बताना पड़ता है कि सरकार कहाँ पे खर्चा कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये भी इनको पूरा G20 को देना पड़ेगा। ये जो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, जो मैकेनिज्म होते हैं, इसी कारण जो सवाल बना था, जो एक इंटरनेशनल रिलेशंस IR के में जो GS2 में सवाल बना था कि ऐसी जो कंडीशंस लग जाती हैं बहुत सारी, तो ये कंडीशनल लोन्स हमें, या फिर जो ऐसे अभी यहाँ पर कंडीशनल मॉरेटोरियम की बात हो गई कि हम उधार नहीं वापस ले रहे आपसे, ऐसे कंडीशनल मॉरेटोरियम्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात कुछ की गई थी। ओके,
ठीक है। तो अभी जैसे इंडिया ने भी म्यांमार के साथ यहाँ पर जो सेम बात कही है कि आप जो पूरे 2020 में आपने जो उधार वापस देना था वो मत दीजिए, हम नेक्स्ट डिसाइड करेंगे आप हमें कब इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल वापस करना शुरू करेंगे। ठीक है, रिसेंटली ही डिसाइड किया गया। G20 के बारे में क्विक रिकैप। ठीक है, ये जो G7 मेंबर्स होते हैं, जिसमें अगर आप रशिया ऐड कर दें G20 G8 बन जाता है, एंड बाकी कंट्रीज ऐड कर दें तो G20 बन जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा हम पढ़ते हैं कि इसमें यूरोपियन यूनियन एक अलग से एक एंटिटी की तरह आता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में रहने वाली और जो कंट्रीज़ हैं वो सेपरेटली भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यूरोपियन यूनियन का पार्ट है फ्रांस, एंड देन उसका पार्ट है जर्मनी, इटली, ये सेपरेटली भी ईयू का पार्ट है, लेकिन ये ईयू भी एग्जिस्ट करता है और ईयू की कंट्रीज भी एग्जिस्ट करती हैं। और जैसे आप जानते हैं कि जैसे स्पेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक मेंबर है, स्पेन G20 का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें याद रखनी ज़रूरी होती हैं कि आपको कि कौन से एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्या ईयू की बात करें, ईयू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक आते हैं। ठीक है, तो ईयू में ये दो मेंबर्स अलग से रहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर है कि G20 में कौन कौन मेंबर्स हैं। ऑफ कोर्स भारत तो इसका मेंबर है ही। ठीक है, देन दोस्तों ई बिडिंग प्लेटफॉर्म नेचुरल गैस की प्राइसिंग के लिए, तो ये न्यूज़ थी। अभी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कमेटी है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, बहुत सारे इकोनॉमिक अफेयर्स पर डिसाइड करती है। जो क्या आप मुझे बताइए कि क्या यही कमेटी है जो MSP डिसाइड करती है या नहीं। ठीक है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, क्या ये प्रूव करती है या फिर कोई और। ठीक है, तो ओके, तो इसने नेचुरल गैस की मार्केटिंग रिफॉर्म्स के बारे में बात की है कि कैसे हम नेचुरल गैस हमारे देश में और ज़्यादा डिस्कवर करवाएं। हमें बहुत सारी नेचुरल गैस इंपोर्ट करनी पड़ती है। अगर हमें जितनी हमें नेचुरल गैस चाहिए उसमें से 50% ही हम डोमेस्टिकली बना पाते हैं और 50% हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल है। तो इसीलिए अभी जो पॉलिसी इस पर एम करती है कि हम कैसे जो प्रोसेस को थोड़ा और ट्रांसपेरेंट बनाएं और ओपन बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंपटीशन को इनकरेज किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो इसमें आकर पार्टिसिपेट करें। देन दोस्तों अभी जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि अभी अगर कोई कंपनी गैस यहाँ पे हमारे देश में नेचुरल गैस निकाल भी लेती है, उसकी प्राइसिंग अभी भी सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड है। जैसे आप जानते थे कि जो पेट्रोलियम या डीजल जो सरकार कंट्रोल करती थी, अभी भी वैसे एक तरह से देखें तो सरकार अब जब मन करता है टैक्स बढ़ा देती है, तो अकॉर्डिंगली प्राइसेस तो अभी भी कंट्रोल्ड हैं। लेकिन कंट्रोल्ड ऐसे नहीं है, डी कंट्रोल्ड बोलते हैं, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल की प्राइस है वो तो मार्केट डिटरमिन कर रही है, लेकिन उस पर टैक्स सरकार लगाकर प्राइसेस को ऊपर नीचे करती रहती है। ठीक है, तो इसी को जो नेचुरल गैस अभी भी, लेकिन जो सरकार ही प्राइस डिसाइड करती है कि नेचुरल गैस या गैस का प्राइस क्या होने वाला है। उसके बाद दोस्तों गैस प्राइसिंग हमारे देश में जो मुद्दा और गहरा जाता है, क्योंकि जो हमारे देश में जो गैस की प्राइसिंग के बहुत तरह के रिजीम्स एग्जिस्ट करते हैं कि उसका एंड यूज़ क्या होने वाला है। अगर कोई एग्रीकल्चर टाइप कोई चीज़ में लगता है एंड यूज़ है तो नेचुरल गैस की कीमत कम रखी गई है, अदरवाइज प्राइस ऊपर भी चली जाती है। ठीक है, तो सरकार डिसाइड करती है। सरकार कैसे डिसाइड करती है दोस्तों, ये रंगाराजन कमेटी भी आई थी, उसके बाद रंगाराजन कमेटी को थोड़ा और इम्प्रूव करके 2014 में गैस प्राइसिंग का नया मैकेनिज्म जो लेकर आए थे हम कि हर 6 महीने में सरकार प्राइस डिसाइड करती है। उसमें जो 4 दुनिया के इंपॉर्टेंट जो गैस ट्रेडिंग हब्स बोलते हैं इनको, जहां पर गैस ट्रेड होती है, तो उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड की जाती है। जैसे यूएस में हेनरी हब है ना, कनाडा में एल्बर्टा गैस, जो ये सभी जो ये वो स्टेशन हैं जहां पर ये गैसेज एक्सचेंज होते हैं, जो गैस नेचुरल गैस के जो बायर्स एंड सेलर्स आके मिलते हैं। जो NBP यूके में नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट, बहुत ही फेमस एक ये जो मार्केट जो काम करती है। एंड देन रशियन जो गैस की कीमत कितनी चल रही है मार्केट में, उसके इन चारों को डिफरेंट तरह से वेटेड एवरेज निकालकर गैस की प्राइस डिसाइड की जाती है। भारत सरकार अनाउंस करती है कि हम नेचुरल गैस के इतनी, जो हमारे देश में जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका इतना आपको कीमत मिलेगी, इतना $, $8, $10 जो MMBTU। ठीक है, जो उसके हिसाब से हर 6 मंथ्स में इसको रिवाइज किया जाता है। ओके, तो अभी नेचुरल गैस के बारे में क्विक जान लेते हैं कि डेफिनेटली इट्स अ हाइड्रोकार्बन एंड नॉन रिन्यूएबल। अगर जल गई तो ख़त्म कहानी, लेकिन पॉल्यूटिंग नहीं होता। जो इसके आउटकम्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, जो रिलेटिवली लेस पॉल्यूटिंग है, एंड इनको कैप्चर कर लिया जाए तो नेचुरल गैस हमारी काफ़ी क्लीन एक सोर्स ऑफ हमारा एक फ्यूल बन जाता है। लेकिन प्राइमरीली इसमें जो नेचुरल गैस के जो कंपोनेंट है, प्राइमरीली मीथेन है, कुछ कंपोनेंट इथेन एंड प्रोपेन भी हैं, लेकिन आप देखेंगे 94-95% मीथेन ही होता है इसमें। अदरवाइज बाकी चीज़ें भी इसमें एग्जिस्ट करती हैं, कुछ हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट करती है एट्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको, जो ये हमारे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन, ये सब तो एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं।
तो ये आप इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड तक भी इसमें रहती है। तो नेचुरल गैस जो हमारे जो ज़मीन के अंदर से बहुत सारे जब प्लांट्स एक्सेट्रा जो कुछ डिके हो जाते हैं, कुछ पेट्रोल में कन्वर्ट जैसे ना जो क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ बाकी नेचुरल गैस में, तो नेचुरल गैस के ये प्राइमरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ओके, एंड देन उसके कुछ फ़ायदे हैं नेचुरल गैस के, एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा क्लीन है एट्सेट्रा। तो इसी के कारण इसको प्रेफर भी किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल, कि बिजली बनाने में सब जगह काम लाते हैं इसको। ओके, देन दोस्तों इंडिया में एक एनर्जी मॉडलिंग एक फोरम की गठन यहाँ पर जो बात हुई, जो पर्टिकुलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, उसी के कारण ये SG एक पिलर के नाम से जाना जाता है, सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर। तो ये जो हमारे देश में जिस नीति आयोग है एंड US की एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है डेवलपमेंट में जो हेल्प करती है, USAID के नाम से जाना जाता है। तो उनके बीच में ही एक ये जो फोरम जो एक पूरे इसका गठन किया गया कि दोनों मिल बांट कर काम करेंगे कैसे कि हमारे देश में कि कैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और एनवायरनमेंट का भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये इन चीज़ों में अगर आपसे पूछें सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर, जिसको SG पिलर के नाम से भी जाना जाता है, SG पिलर किसके बीच में बनाया गया, नीति आयोग एंड USAID। ओके, देन दोस्तों ये जैसे अब मैंने ये कुछ कीवर्ड्स हैं मार्क कर दिए, ये ना अगर आप मेंस का आंसर बनाते हैं, मेंस के आंसर में आपको बोलते हैं कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये वर्ड्स ड्रॉप कर सकते हैं आप, जैसे कि आपको जैसे कुछ पर्टिकुलर जो हमारे एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की इश्यूज़ को एग्जामिन किया जाएगा, है ना, इसमें है तो वो गप्पे कहानियाँ ही, लेकिन ये वर्ड्स बड़े अच्छे होते हैं। ये वर्ड्स अगर हम एग्जाम में ड्रॉप करना शुरू करते हैं, जैसे फैसिलिटेट क्या करेंगे, आइडियाज़ को फैसिलिटेट करेंगे कि कैसे अच्छी रिसर्च हो एटसेट्रा, है ना, यू गेटिंग इट। तो ये सब चीज़ें बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। देन उसके बाद अगर हम देखें इंडिया में पर्टिकुलर बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जो कि एनर्जी तो हम चाहते हैं, हमें देश में चाहिए बहुत सी बिजली एनर्जी चाहिए, एट द सेम टाइम हमें एनवायरनमेंट को भी बचाना है दोस्तों। तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे मिशन है जो एनर्जी एक्सेस को लेकर, एंड देन ठीक है जो हमारी मोबिलिटी की हम कैसे अपने देश में हम जो फेम एट्सेट्रा, आपको स्कीम्स पता है, फेम का 2 वर्जन, फेम 2 भी आ चुका है, एंड देन सोलर को लेकर हमारे जो और विंड को लेकर मिशन है बहुत सारे, इवन अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क्स बनाने की बात की गई है। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, आगे वाले हम न्यूज़ में देखेंगे भी। ठीक है, तो ये आप चीज़ें याद रखनी है। बहुत अच्छा एक जो इन्फोग्राफिक एग्जिस्ट करता है, ये PIB पे हमने यहाँ पे आपके लिए जो लेकर आए। ओके, देन दोस्तों जो पावर मार्केट की बात करें, जो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी को अभी हमने ऐड कर दिया था, जैसे आपको पता है हमने पहले भी डिस्कस किया था, IEX हमने न्यूज़ डिस्कस की थी, उसमें एक फर्दर आगे एक जो शॉर्ट टर्म, अगर हमें इमीडिएटली अगर जैसे हमने कुछ बिजली प्रोड्यूस करी, उसको हम कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं और उसको कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं कि जो बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक एक्सचेंज में अपनी बिजली फीड करना शुरू करें, एंड देन वो आगे उसको और हम बेहतर तरह से जो उनके कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुंचा सकें। उसको लेकर ही एक रिसेंटली जो हमारी MNRE है, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी जो नेचुरल जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज है ना, जो रिन्यूएबल एनर्जी या फिर ऐसी चीज़ें जो नई फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं, उनके लिए जो मिनिस्ट्री है हमारे देश में, उसने एक GTAM ग्रीन टर्म अहेड मार्केट करके एक पूरी एक शॉर्ट टर्म पावर मार्केट को लॉन्च किया। ठीक है, तो देखो बेसिक आइडिया समझ रहे हैं। बेसिक आइडिया क्या है कि जो बायर्स एंड सेलर्स को मिलाना, अभी जो अगर ये बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो जो बायर को जो नहीं पता होता मैं कहाँ से खरीदूँ, मुझे कहाँ सस्ता मिलेगा, एंड देन सेलर को नहीं पता होता कि बायर्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, मैं कहाँ पर जाके इसको अपने प्रोडक्ट को बेचूँ। तो इसीलिए जो एक्सचेंज का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब ये GTAM बनाया गया है, अभी शॉर्ट टर्म पावर मार्केट को भी ये एक की तरफ भी उसमें रिन्यूएबल एनर्जी को जो डालने वाली बात है, उसकी ग्रीनिंग की बात है, वो उस पर ये बहुत अच्छा एक कदम हो सकता है आने वाले टाइम में। भारत सरकार जैसे बहुत सारे जो हमारे इवन कंपनीज पर एटसेट्रा पावर प्लांट्स पर लगाया हुआ है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस कि फॉर एग्जांपल अगर आप 100 अगर लेट्स से आप मेगावाट बिजली खरीदते हैं तो 100 मेगावाट में आपको कुछ कंपोनेंट लेट्स से 20 या 30 जो भी डिपेंड करता है वेरियस सेक्टर्स में, वो जैसे 30 मेगावाट आपको रिन्यूएबल एनर्जी से ही लेना पड़ेगा, बाकी चाहे आप कोयले से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी जो आपको ये परचेज की ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, पावर प्लांट्स पर। तो अब ये जो अगर रिन्यूएबल एनर्जी की जो ऑब्लिगेशन है ये कहाँ से आएगी, तो इसीलिए एक एक्सचेंज का होना बहुत सही बात हो जाएगी यहाँ पर कि दोस्तों एक्सचेंज क्या करेगा, एक्सचेंज वहाँ पर जैसे जो बहुत सारे लोग हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिसको अपनी RPO पूरी करनी है वो यहाँ से RPO पूरी कर सकता है। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन एनवायरनमेंट के प्रति हम थोड़ा और अच्छा कदम उठा रहे हैं ताकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर्स को थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सर्टेनिटी हो कि हमें कंज्यूमर्स मिल जाएंगे। ओके,
देन यहाँ पर सोलर से बनाई और नॉन सोलर से बनाई हुई जो आरपीओज हैं वो सेपरेट रखी गई हैं, ताकि जो बहुत सी ऐसी जगहों से जो सोलर पावर प्लांट को जैसे हमने बहुत ज़्यादा पुश किया, तो उसके कारण हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो मिक्स ना हो जाए बीच में, तो इसीलिए सोलर पावर एंड इसके नॉन सोलर की आरपीओज को सेपरेटली ट्रेड करने में भी मदद करता है। बहुत सारे और भी फीचर्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब इसीलिए जब बहुत सारी जब तरह की कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसी तरह की कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अगर कोई पूरा कर दे, तो हमारा एक्सचेंज अगर उसको पूरा करता है, तो इसीलिए वो एक बेहतर एक्सचेंज बनकर उभरता है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात हो रही है कि इंट्राडे भी अगर किसी को चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मुझे आज या 2 दिन के लिए मुझे बिजली चाहिए, इससे रिन्यूएबल से मेरे को अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी है या फिर एक्स्ट्रा बिजली चाहिए, तो यहाँ से हम परचेज भी कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी को पुश देने के लिए बहुत ही बढ़िया एक मैकेनिज्म है। डायरेक्टली जो बना रहा है बिजली पावर एक्सचेंज में डालेगा, आगे सेलर्स तक पहुँच सकती है, चाहे वो पावर प्लांट्स उसको खरीदें, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी जो हमारी होती हैं, कंपनीज होती हैं बिजली की, चाहे वो इंडस्ट्रीज डायरेक्टली खरीद लें, कॉर्पोरेट्स खरीद सकते हैं, इवन की ओपन एक्सेस जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो कि एक मैकेनिज्म की बात की गई थी हमारे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कि हमें ओपन एक्सेस भी देना चाहिए, कि कंज्यूमर्स को भी हमें जो अलाउ करना चाहिए कि वो बिजली कहाँ से खरीदें, उनके पास पाबंदी ना हो कि सिर्फ वो एक ही प्रोवाइडर से, एक ही डिस्कॉम से बिजली खरीदें, रादर वो मल्टीपल डिस्कॉम से बिजली खरीद सकते हो, ठीक है। ओके, देन दोस्तों इंश्योरेंस प्लान्स में एक नई तरह के इंश्योरेंस प्लान लाने की बात हो रही है। जो हमारे इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी है IRDA, ठीक है, उसने इरडा ने कहा है रिसेंटली कि वो एक जो एग्जिस्टिंग तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं लाना, जो ट्रेडिशनल जैसे हमारे जो या फिर यूनिट लिंक जो हमारे इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, उसके बाद अब वो चाहते हैं कि जो हमारे इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी हमारे मार्केट में आए। तो इसमें होगा क्या, ILIP में जैसे जनरली जो आपका प्रीमियम है, प्रीमियम जो जनरली आपका स्टैंडर्ड पहले सेट हो जाता है कि आपने 5,000 रुपये हर साल देने, तो आपको लेट्स से लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगी। अगर लेट्स से इन केस ऑफ सम इवेंचुअलिटी यू विल बी पेड 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, 10 लाख जो भी होता है ना, आपको एक स्टैंडर्ड सा प्रीमियम बता दिया जाता है, अकॉर्डिंगली आपको प्रीमियम पे करना होता है। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो सेम, कि कई बार हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट एटसेट्रा वगैरह सब ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहे हो, तो एंड उसके कारण हो सकता है कि कंपनीज अपना प्रोडक्ट को इस तरह से चाहती है इनोवेटिव डिज़ाइन करना कि उनकी कॉस्ट कम पड़ रही है, लेकिन कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर सकते। 5,000 रुपये अगर प्रीमियम डिसाइड किया था, वही चार्ज करना पड़ता है रिपीटेडली। तो इसीलिए अब कंपनी चाहती है कि वो एक इंडेक्स के साथ उसको लिंक कर दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे सरकार का जो हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है 10 ईयर की, उसको बेंचमार्क एक रेट मानकर उसके साथ अगर हम प्रीमियम को लिंक कर दें, हर साल प्रीमियम उसी से ही डिसाइड होगा, तो इसको हम ILIP कह सकते हैं, इंडेक्स लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ हमें सरकारी उससे चीज़ से ही इसको लिंक करना है, हम किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं, इवन जैसे निफ्टी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड या फिर अगर जो निफ्टी के सिवा किसी भी और तरह के जो भारत बॉन्ड इंडेक्स है वहाँ से भी कर सकते हैं। तो वेरियस तरह के इंडेक्सेस के साथ इसको लिंक किया जा सकता है, अकॉर्डिंगली प्रीमियम्स के प्राइस भी मार्केट लिंक्ड हो जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है, अगर रेट्स कम है मार्केट में, तो डेफिनेटली आपको सस्ता प्रीमियम मिल जाएगा, ठीक है, सस्ती इंश्योरेंस मिल जाएगी। तो लेकिन अभी यहाँ पर जैसे पहले ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं, ये प्रोडक्ट्स पहले भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन IRDA ने इसको बैन कर दिया था, क्योंकि कहा था कि कंज्यूमर्स को इतनी नॉलेज नहीं होती, उनका जब प्रीमियम बढ़ जाता है तो कंज्यूमर्स को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, तो इसी कारण से तो इसको बैन कर दिया गया था, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स थी इसके खिलाफ। तो इसलिए IRDA इसको रीलॉन्च करने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉक इन की बात की गई है इस बार, कि अगर आप ऐसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं लॉक इन रहेगा, इसको किसी और प्रोडक्ट के साथ बंडल नहीं कर सकते, अनबंडल प्रोडक्ट रहेगा। अदरवाइज फॉर एग्जांपल जैसे आप कई बार ऐसा होता है ना, एयर टिकट बुक कर रहे हैं या कुछ भी क्रेडिट कार्ड वगैरह खरीदते हैं अगर आप, तो उसके साथ आपको इंश्योरेंस का मिल जाता है कि आप अगर 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करें तो आपको इतनी इंश्योरेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो वो जो इसको बिल्कुल इसलिए अनबंडल रखा गया है, किसी के साथ बंडल करने की बात नहीं है, ठीक है, ताकि लोगों को क्लैरिटी रहे। ओके, देन ये जैसे एक जो सिंपल से समझ सकते हैं कि अनबंडल प्रोडक्ट है, कि जो लॉक इन पीरियड की बात हो रही है, बेंचमार्क करेंगे किसी इंडेक्स के साथ, जो ताकि प्रीमियम डिसाइड हो सके हर साल क्या प्रीमियम लेने, बैंक अकाउंट की तरह रहेगा। बैंक अकाउंट की तरह रहेगा मतलब दैट मीन्स जो पॉलिसी होल्डर एक बैंक अकाउंट की तरह उसको जो ओवरऑल चलाएगा, जैसे कितना प्रीमियम पे करेगा उसमें, एंड देन अकॉर्डिंगली प्रीमियम के पे करने के बाद अगर लेट्स से इन केस ऑफ सम इवेंचुअलिटी जो कितना डेथ बेनिफिट मिल रहा है, उसकी मिनिमम वैल्यू है कि इतना
तो मिलेगा, उसके ऊपर अगर अच्छा जैसे आपका मार्केट से जो लिंक रहेगा तो उसके बेसिस पे आपका प्रीमियम पर आपको एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, लेकिन एक मिनिमम बेनिफिट की बात भी की गई है, ठीक है। तो अभी एक ड्राफ्ट है, लेट्स सी कि हाउ इट विल इवॉल्व। ओके, देन दोस्तों लॉजिस्टिक्स पोर्टल की बात भी कर लेते हैं। अभी जैसे भारत ने पर्टिकुलरली अपनी जो लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए और उसमें पोर्ट्स में आने वाली, जैसे जब शिप्स आती हैं पोर्ट्स में व्हेन दे लैंड, तो वहाँ पर आकर उनको बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो उस कागजी कार्रवाई को भी हम चाहते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन कर दें। वो पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है, जो एटलीस्ट जो हमारे 12 जो मेजर पोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, उन 12 मेजर पोर्ट्स पर तो हम एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जो कि इंटरनेशनली लिंक्ड हो, एंड हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, या फिर और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स एकदम बिल्कुल प्रॉपरली जो एक्सचेंज हो, एंड बिजनेस काफ़ी जो क्विक मैनर में, क्योंकि सब कुछ ई हो रहा है ना आजकल, ई इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, एंड इसे ट्रांसपेरेंटली करें। तो भारत सरकार ने इसलिए इस पर काम करते हुए अपना एक प्रोजेक्ट चलाया है, ठीक है दोस्तों, एंड एक लॉजिस्टिक का पोर्टल चला दिया है जिसका नाम भी क्या रखा गया है, NLP नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन, ठीक है। मरीन क्योंकि सी से जुड़ी हुई बात हो रही है। एंड देन दोस्तों इसको बना कौन रहा है, इसको प्लान कौन कर रहा है, IPA कर रहा है, इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन। क्विकली जान लेते हैं, शिपिंग मिनिस्ट्री के अंडर ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, थिंक टैंक की तरह काम करता है। भारत सरकार के जो 12 जो पोर्ट्स हैं उनको भी सलाहें देता है बहुत सारी, एंड देन कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाए। इवन इनफैक्ट रिसेंटली न्यूज़ थी, इंटरनेशनल पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम एसोसिएशन होती है, उसके साथ भी इसने खुद को लिंक कर लिया है ताकि क्विकली डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत ही रैपिडली यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो सकें, एंड जो हमारा जो बिजनेस बढ़ सके, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हम इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ थी ताकि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्टिविटीज़ मिले और डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो जाएं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एटसेट्रा, सभी की सभी जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं उन सभी चीज़ों को ये रिफॉर्म करने के लिए NLP मरीन को लॉन्च कर दिया गया एक सिंगल विंडो की तरह, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पर हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म। कुछ अनाउंसमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट है कि मेंस डे वापस शुरू हो गया, क्योंकि मेंस वाला सीजन आ गया दोस्तों। प्रीलिम्स खत्म, मेंस की बात करते हैं। हर रोज एक मेंस का सवाल डिस्कस करेंगे, और मेंस के सवाल जैसे आप पहले सवाल पढ़ सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो को, उसके बाद एंड देन अपना आंसर बनाइए, एंड देन कंपेयर कर लीजिए जो आपको वीडियो में आंसर जो वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। तो एक सवाल पूरा शेड्यूल के साथ चल रहे हैं कि एक दिन GS1 का क्वेश्चन आता है, देन 2 का आता है, देन 3 का आता है, 4 का सेम, 1 2 3 4 ऐसा चलता जा रहा है हर रोज। एंड 60 डेज हम जो मेंस के पहुंचते आपके हम वी वांट टू डिस्कस 60 इंपॉर्टेंट मेंस के क्वेश्चन। लास्ट टाइम भी किए थे दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चन किए थे। आज भी जैसे 15 दिन मेंस इन वाले जो हमने दिन में 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे दोस्तों, उसी में से ही कम से कम वहाँ पे 8 से लेकर 10 डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे, क्योंकि मेंस में पर्टिकुलरली हमें एक दो चीज़ें सीखनी होती हैं। कंटेंट बहुत होता है हमारे पास, उसको स्ट्रक्चर में कैसे ढाला जाए, तो उसकी वहाँ बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल डिस्कस हो रहा है, अगर आप चाहें तो और भी जो सवाल डिस्कस कर सकते हैं। हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, लेकिन अगर आप 2020 में मेंस देने वाले हैं तभी बेनिफिशियल है, अदरवाइज नहीं, ठीक है दोस्तों। 2021 के लिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका GS है, चाहे वो आपके सोशोलॉजी ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, या फिर एसए, इन सभी के ये बैच 4 भी लॉन्च कर दिया। ये इस साल का लास्ट बैच होगा दोस्तों, तो उसके बाद इस साल कोई बैच नहीं आएगा, क्योंकि ये भी अभी बैच थोड़ा तेज चलने वाला बैच होगा, जहां पर जैसे अगर GS की बात करें तो GS में आपको आंसर राइटिंग भी मिलती है, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, सब चीज़ें मिलती हैं। एंड देन सोशोलॉजी में भी अब हम डेली आंसर, जैसे वीकली आंसर राइटिंग करते हैं, पॉल साइंस में वीकली आंसर राइटिंग करते हैं, एसए में आपको एसए को फॉर्मुलेट करने के लिए क्लासेस हैं, कुछ एसए की टेस्टिंग भी है। ये सभी चीज़ों का लास्ट बैच है। 3 बैचेस हमारे भी बन चुके हैं, चौथा बैच है ये, आखिरी बैच, ये भी आप जाके एनरोल कर सकते हैं। लेकिन ये 2021 अगर आप देने वाले हैं तो उसी में ही आपको इसका फ़ायदा है, ठीक है दोस्तों। बाकी मेंस 2020 के लिए अगेन आई रिपीट, एसए का कोर्स है, PSIR की टेस्ट सीरीज एग्जिस्ट करती है। GS में देखें तो क्रैश कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज। क्रैश कोर्स में हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू ही जो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे हम मैड में करते हैं। एंड सिमिलरली हम सोशोलॉजी का भी हमारा क्रैश एंड टेस्ट एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे क्रैश में हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू ही पढ़ाई करते हैं, ताकि हम उस मोड में आ जाए जहाँ मेंस लिखने वाले हमें बिल्कुल एकदम ऐसे उसी एक जो फ्रेम ऑफ माइंड में जाएं जो हमें रिक्वायर्ड है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो बस यही छोटी छोटी कुछ बातें, ये सभी कुछ हमारी सब चीज़ें वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल हैं, एंड आप जाके वहाँ एनरोल कर सकते हैं। उसके सिवा हमारे PDFs भी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं बहुत सारे। आप देख सकते हैं कि जो अगर हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी तैयारी
करने का फ़ायदा क्या हो रहा है दोस्तों कि पेपर में सवाल निकाल पा रहे हैं। और ये इसीलिए ये ओवरनाइट वाला प्रोसेस नहीं है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मैंने पहले भी रिपीट किया था, दिस इज़ अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। अगर आपको लगता है कि आप ओवरनाइट पढ़ेंगे और रिटेन भी हो जाएगा और एग्जाम में हम उसको आंसर क्रैक कर देंगे, नहीं होने वाला। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यू विल हैव टू डू इट ग्रेजुअली। ठीक है दोस्तों, बाकी देखते हैं। अभी 2020 की अगर बात करें सिर्फ प्री हुआ है, मेंस बाकी है, फिर इंटरव्यू अभी, लेकिन 2021 वालों का ये टाइम है अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का एंड पूरे प्रीलिम्स मेंस सभी के लिए तैयारी एकदम साइमल्टेनियसली करने का। ठीक है दोस्तों, बस यही था हमारा आज का लेक्चर। और जो PDFs वगैरह एट्सेट्रा हम अपनी वेबसाइट पर शेयर कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी डालते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, करते रहते हैं तैयारी। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।